गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम राजनीति भूगोल का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फंक्शनल अप्रोच बाय हार्टशॉन या हार्टशॉन का कार्यात्मक उपागम। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। शुरुआत करते हैं इसके परिचय से। हार्टशॉन ने 1950 से पूर्व में राजनीतिक भूगोल के विधि तंत्रात्मक विकास का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि कोई भी उपागम इतना सक्षम नहीं है कि वह राज्य के संपूर्ण राजनीतिक भौगोलिक व्यक्तित्व को उभार सके। उनके अनुसार अब तक राजनीतिक भूगोल में राज्य का अध्ययन उसकी उत्पत्ति की ऐतिहासिक प्रक्रिया अथवा राज्य के क्षेत्रीय इकाइयों में व्याप्त भिन्नता से संबंधित था। कोई उपागम राज्य का एक संगठन के रूप में अथवा एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में अध्ययन नहीं करता था। इस तरह राज्य के कार्यों के अध्ययनों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। वास्तव में क्षेत्रों के विभिन्न कार्य ही सभी इकाइयों को पारस्परिक रूप से संगठित होकर एक विकसित राजनीतिक इकाई बनाते हैं। अतः राजनीतिक भूगोल में ऐसे उपागम का विकास करना चाहिए जो एक संगठित इकाई के रूप में राज्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यों का अध्ययन कर सके। सर्वप्रथम उन्होंने ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के बीच पारस्परिक कार्यात्मक अंतर संबंधों के अध्ययन पर बल दिया था, क्योंकि राजनीतिक भूगोल का मौलिक अध्ययन क्षेत्र राजनीतिक इकाई है और किसी भी इकाई की मूलभूत समस्या उसके अंतर्गत सम्मिलित विविध क्षेत्रों को एक सूत्र से बांधकर विशेषकर एक संगठित राजनीतिक इकाई की स्थापना है। इसमें जो तथ्य सहायक है उनका अध्ययन करने से राज्य के विभिन्न प्रकार के कार्यों का आभास होता है, जिनको राज्य अपने अस्तित्व को एक संगठित इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु संपादित करता है। इस तरह कार्यात्मक उपागम द्वारा राज्य के राजनीतिक भूगोल का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। राज्यों के आंतरिक कार्यों का विश्लेषण। सर्वप्रथम राज्य सम्मिलित इकाइयों में केंद्रीय नियम परिनियम को लागू करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के राजनीतिक संबंधों पर नियंत्रण रखता है। राज्य अपनी इकाइयों में पाए जाने वाली विभिन्नता को स्वीकार करता है ताकि उनकी पहचान बनी रहे। आर्थिक कारकों के संदर्भ में भी राज्य अपनी क्षेत्रीय इकाइयों में एक समान आर्थिक संगठनों को विकसित करता है और राज्य क्षेत्रीय इकाइयों के बाहरी आर्थिक संपर्कों पर भी नियंत्रण रखता है। राज्य अपनी क्षेत्रीय इकाइयों में ऐसी राजनीतिक भावनाओं और विचारों को विकसित करता है जिससे राज्य के प्रति लोग वफादार रहें। इस प्रकार हार्टशॉन ने राज्य के कार्य निर्धारण में दो तत्वों को प्रमुखता से वर्णन किया है। पहला है बाह्यवर्ती शक्तियाँ और दूसरा है केंद्रवर्ती शक्तियाँ। तो शुरू करते हैं हम केंद्र से बाह्यवर्ती शक्तियाँ या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। जो केंद्र से बाह्य शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक चीज और ध्यान दें कि हार्टशॉन के अनुसार किसी भी राज्य में निम्न प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं जो अपनी विभिन्नता निम्न रूपों में व्यक्त करते हैं। ऐसे क्षेत्र जो अपनी विभिन्नता कम से या अधिक रूप में मानवीय अथवा भौतिक बाधाओं से एक दूसरे से अलग हों, और दूसरा ऐसे क्षेत्र जो जनसंख्या, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण में एक दूसरे से भिन्न हो। इस प्रकार हम भारत के संदर्भ में अगर देखें तो मानवीय अथवा भौतिक बाधाओं से अलग क्षेत्र जो है वो हमें कौन सा देखने मिलता है, लद्दाख सियाचिन वाला जो क्षेत्र है वो भौतिक बाधाएं हैं उसमें वो अलग थलग देखने को मिलता है। और जनसंख्या और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो भी अलग थलग से दिखते हैं, क्योंकि मानवीय कारक उसमें यह है कि भारत से वो केवल पतली सी जो उंगली है सिक्किम के नीचे, पश्चिम बंगाल के ऊपर,
उससे जुड़ा हुआ है, वरना वो एक अलग थलग सा पड़ा हुआ है। करते हैं हम बाह्य व्यक्ति शक्तियां। इस प्रकार हार्टशॉन ने राज्य के कार्य निर्धारण में बाह्य व्यक्ति शक्तियों का जो वर्णन किया, वो राज्य के अंदर विभिन्नता उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं जो राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। हार्टशॉन ने इन्हें अपकेंद्रीय शक्तियां कहा, जो राज्य की केंद्रीय विचारधारा से हर क्षेत्रीय इकाई को बिखराव की ओर प्रेरित करती है। जैसे पूर्व में हमने देखा कि हिंदी जब थोपी गई थी केंद्र के द्वारा, तो तमिलनाडु में उसका काफी विरोध हुआ था। सब जगह हिंदी में लिखे हुए अक्षरों पर कालिक पोती गई थी। तो वो एक अलगाव की नीति थी, या केंद्र की शक्तियों से दूर हटने का काम था, या केंद्र के विपरीत विचारधारा को कश्मीर के लोग मानते हैं। वो अलगाववादी जो है वो बाह्य व्यक्ति शक्तियों के रूप में हम कह सकते हैं। ऐसे ही पंजाब में जब खालिस्तान का आंदोलन चला था, वो भी केंद्र से बाह्य व्यक्ति शक्तियों का ही एक उदाहरण था। राज्य के विस्तार और आकार के अनुसार विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों की दूरी भी महत्वपूर्ण कारक है, जो क्षेत्रीय इकाइयों को राज्य से अलग करने को प्रेरित करती हैं, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक केंद्र से उसकी परिधीय दूरी जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे राज्य और क्षेत्रीय इकाई का संबंध कमजोर पड़ने लगता है। किसी क्षेत्र में मानव का न होना अथवा अत्यधिक कम होना भी एक अवरोध है। किसी भी राज्य में ऐसे जनशून्य क्षेत्र यदि दो इकाइयों के मध्य पाए जाते हैं, तो दोनों इकाइयों में एक दूसरे से अलग तरह की विचारधारा विकसित होती है। लेकिन वर्तमान समय में रेडियो, टेलीविजन और अन्य संचार साधनों जैसे इंटरनेट ने इन पर बहुत हद तक विजय प्राप्त कर ली है। किसी भी राज्य में विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे जनसंख्या समूह का निवास जो भावनात्मक रूप से समीपवर्ती बाहरी क्षेत्र की जनसंख्या में अपने राज्य की विचारधारा से अलग होकर बाहरी राज्य की विचारधारा को प्रोत्साहित करता है, यथा भारत के समीपवर्ती पंजाब, कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कई राज्य अभी भी एक पृथक विचारधारा रखते हैं। इस तरह यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपकेंद्रीय शक्तियां हमेशा क्षेत्रीय इकाइयों और राज्य के मध्य संबंध को कमजोर बनाने का कार्य करती हैं तथा क्षेत्रीय इकाई में पृथकता की भावना का विकास करती हैं। अब दूसरा है अभिकेंद्रीय शक्तियां या सेंट्रीपिटल फोर्सेस, जो केंद्र की ओर बांधने में सक्षम है। राज्य में केवल बाहरी शक्तियां ही कार्य नहीं करती, अपितु अनेक अभिकेंद्रीय शक्तियां भी रहती हैं, जिनसे राज्य में एकता बनी रहती है। राज्य के लिए सबसे प्रमुख केंद्रवर्ती शक्ति है राज्य विचार या स्टेट आइडिया। प्रत्येक राज्य के अस्तित्व का कारण होता है। ये जो राज्य विचार है, इसी से वो राज्य है अपने अस्तित्व का कारण मानता है। यहाँ राज्य जब भी हम राजनीति भूगोल में प्रयोग करते हैं, वो स्टेट का मतलब है देश से, राष्ट्र से। रेड्जल के अनुसार वे सभी शक्तिशाली होते हैं राज्य जहां राज्य के राजनीतिक विचार संपूर्ण राज्य में समान रूप से व्याप्त होते हैं। इसी प्रकार राष्ट्र विचार की भावना से एकत्व का विकास होता है। राज्य, भाषा, धर्म या अन्य सामाजिक विशिष्टताओं के विकास का साधन मात्र नहीं, अपितु उसका प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक होता है। जैसे जैसे राज्य के लोगों में परिपक्वता आती जाती है, उनकी राज्य के प्रति राजनीतिक आस्था में वृद्धि होती है। अतः विभिन्न भाषा एवं धर्म के होते हुए भी राजनीतिक विचारधारा में समानता का विकास होता है। एक संगठित राजनीतिक इकाई में जब ऐसी समान राष्ट्रीय भावना विकसित हो, तो वह इकाई स्थायी रूप से अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है और वहां विद्यमान अपकेंद्रीय शक्तियां स्वतः निष्प्रभावी हो जाएंगी। इसी प्रकार अनेक राज्यों में केंद्रीय या उद्भव क्षेत्र या कोर एरिया राष्ट्रीय एकता में सहायक सिद्ध होते हैं।
राजनीतिक भूगोलवेत्ता के लिए आवश्यक है कि वह राज्य के अस्तित्व के कारणों को ज्ञात करे, क्योंकि इसके द्वारा राज्य में एकता रहती है। राज्य के बाहरी कार्यों का विश्लेषण करेंगे हम। राजनीतिक भूगोल में राज्य के कार्य संबंधी दृष्टिकोण में हार्टशॉन ने दूसरे चरण में राज्य के बाहरी कार्यों का अध्ययन सम्मिलित किया है, जैसे क्षेत्रीय संबंध या टेरिटोरियल रिलेशंस। इसमें सीमावर्ती देशों के साथ संबंध सम्मिलित किए जाते हैं। सीमाओं का निर्धारण, प्रकृति, कार्य आदि पर राजनीतिक भूगोल में पर्याप्त कार्य किया गया है। सीमाओं का राज्य के जीवन में अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि पड़ोसी देश के साथ इसका विवाद, व्यापार का आदान प्रदान सीमाओं पर ही टिका हुआ है। भारत में अभी आपने देखा लद्दाख के अंदर जो चीनी सैनिकों का घुसपैठ हुआ था, उसके विरोध में भारत ने बहुत से चीनी जो निविदाएं थी उनको रद्द कर दिया। उसके फलस्वरूप चीनी जो अर्थव्यवस्था है उसमें असर देखने को मिला। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर संबंध दो पड़ोसी देशों के मध्य अनुकूल बने रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं, तो व्यापार भी अच्छी तरह से होता है। वरना सीमा विवाद होते ही अपने जो व्यापार संबंधी संबंध है उनमें भी कड़वाहट देखने को मिलती है, जैसा कि अभी हमने चीन के संबंध में देखा। आर्थिक संबंध या इकोनॉमिक रिलेशंस, ये पहले वाले से काफी हद तक रिलेट करता है। इसके अंतर्गत राज्य के बाहरी राज्यों से आर्थिक संबंधों को रखा जाता है। आर्थिक व्यापार की नीतियों का निर्धारण राज्य द्वारा किया जाता है। अधिकांशतः व्यापार उन्हीं देशों के साथ किया जाता है जिनसे मैत्रीपूर्ण संबंध हो। अतः आर्थिक संबंध राजनीतिक संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। अभी हमने बात की चीन की। ऐसे ही अगर पड़ोसी देशों से संबंध मधुर रहते हैं तो हम उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे देते हैं और व्यापार करने में एक सुविधा मिलती है। वरना आपकी कड़वाहट के कारण आदान प्रदान जो सीमाओं के इस दोनों तरफ जो होता है उसमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं और नीतियां जो हैं वो राज्य की प्रभु सत्ता के ऊपर निर्भर करती हैं कि व्यापार किया जाए या नहीं किया जाए ऐसे देशों से। तीसरा है राजनीतिक संबंध या पॉलिटिकल रिलेशंस। राजनीतिक संबंधों के अंतर्गत मुख्यतः एक राज्य का उसके क्षेत्र से अतिरिक्त भाग पर सफल राजनीतिक नियंत्रण सम्मिलित किया जाता है, जैसे उपनिवेश या नियंत्रित प्रदेश आदि। लेकिन वर्तमान समय में जब उपनिवेशीकरण समाप्त होकर नव उपनिवेश का युग स्टार्ट हुआ, तो विभिन्न राज्य अपने आर्थिक, सामाजिक और सैन्य समझौतों के अंदर अपनी राजनीतिक विचारधारा को भी स्थानांतरित करते रहते हैं। भारत आज़ाद हुआ था तो भारत ने रूस और अमेरिका दोनों शक्तियों से दूरी बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्ष जो समझौता था उसको साइन कर लिया था, उसमें जुड़ गया था वो। इसका भी राजनीतिक भौगोलिक अध्ययन किया जाना चाहिए। राजनीतिक संबंधों में राज्यों द्वारा आपसी हितों की रक्षा के लिए समझौते भी शामिल किए जाते हैं। और अंतिम है सामरिक संबंध या स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। यह एक महत्वपूर्ण विषय। इसके अंतर्गत उन सभी भौगोलिक तत्वों का समावेश किया जाता है जो राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करते हैं। भारत के संदर्भ में इसका अध्ययन सामरिक नीति निर्धारण करने में सहायक सिद्ध होगा। जैसे हिंद महासागर की राजनीति है, तो हिंद महासागर में अगर कोई घुसपैठ करता है या कोई अपना सैन्य वहाँ पर अड्डा स्थापित करता है तो भारत इससे प्रभावित होता है और भारत की जो सामरिक नीतियाँ फिर उसी के संदर्भ में निर्धारित की जाती हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि हार्टशॉन ने राजनीतिक भूगोल में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर नवीन दिशा प्रदान की। तो आज हमने हार्टशॉन के सिद्धांत को पढ़ा कि उन्होंने कैसे कार्य जो होते हैं, कार्य भी उन्होंने विभाजित किए दो प्रकार से, आंतरिक और बाह्य। उसमें भी जो बाहर की तरफ खींचती हैं शक्तियां और जो अंदर उसको बांधे रखती हैं, उनका हमने अध्ययन किया। हम
शीघ्र राजनीति भूगोल के नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।